हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6315। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 54 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। 1915 में 1950 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गोखले की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष ब्रिटिश भारत में यात्रा करते हुए बिताया ताकि वे भारत भूमि और उसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में हुई थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी गहन विश्वास था कि राजनीतिक संघर्ष के ये तरीके वास्तव में व्यवहार्य नहीं थे। इसका एकमात्र उत्तर सत्याग्रह ही था। क्वेश्चन नंबर 56 है। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के संदर्भ में सबसे आरंभिक घटना से शुरू करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है सिंध पर विजय। तो ये कब हुई थी? 17 फरवरी 1843, 1843। सेकंड दे रखा है पंजाब पर कब्जा। तो ये कब हुआ था? 12 मार्च 1848 को हुआ था। थर्ड दे रखा है झांसी पर कब्जा। तो ये कब हुआ था? 1853, 1853। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 57। निजाम उल मुल्क आसफ जहां है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट दे रखा है निजाम उल मुल्क आसफ जहां हैदराबाद राज्य का संस्थापक था। तो ये करेक्ट है। बी दे रखा है वह सुल्तान मुबारिज खान के अधीन मुगल साम्राज्य का वजीर था। तो ये गलत है, क्योंकि वह इस सुल्तान मुबारिज खान के अधीन नहीं था। उसने किसने? निजाम उल मुल्क है, इसने जो शकर खेड़ा है उसके युद्ध में 1724 में जो मुबारिज खान उसको पराजित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। तो सेकंड वाला गलत है। सी दे रखा है उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। तो ये करेक्ट है। डी दे रखा है उसने शहीद बंधुओं को अपदस्थ करने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये भी करेक्ट है। इसमें नहीं पूछा है तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 है। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ये पूर्णतः श्वेत आयोग था जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित किया गया था। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है आयोग का अधिदेश भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए तत्परता की जांच करना था। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है इसने रियासतों और ब्रिटिश भारत दोनों के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की। तो ये गलत हो गया, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसमें डोमिनियन स्टेटस का कोई उल्लेख ही नहीं था और यह अन्य तरीकों से भी एक प्रतिगामी दस्तावेज था। इस रिपोर्ट ने राष्ट्रीय नेताओं को, जिनमें उदारवादी भी शामिल थे, निराश किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 है। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है इस अधिनियम में कंपनी के ऋणों को भारत सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रावधान किया गया था। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने कंपनी के चाय व्यापार और भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये गलत है। जो 1833 का चार्टर अधिनियम था इसने कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया था, ना कि भारत के साथ। तो ये गलत हो जाता है। थर्ड है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 60। पुलिस व्यवस्था भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभों में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने एक थाना प्रणाली की स्थापना की थी, जिसके तहत प्रत्येक थाना है इसका प्रमुख एक दरोगा और जिले का प्रमुख एक पुलिस अधीक्षक SP होता था। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ पुलिस व्यवस्था थी,
जिसका निर्माता कॉर्नवालिस था। उसने जमींदारों को उनके पुलिस संबंधी कार्यभार से मुक्त कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की। उसने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। इसमें प्रत्येक जिले में थानों की एक प्रणाली स्थापित की गई। प्रत्येक थाने का प्रभारी एक दरोगा जो भारतीय होता था तथा पूरे जिले के शीर्ष पर एक पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक डाक प्रणाली के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, डाक दरें डाक वितरण के लिए तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित की गई थी। तो फर्स्ट वाला गलत है। डाक दरों को घटाकर पूरे देश में पत्र भेजने के लिए आधा आना की एक समान दर निर्धारित की गई थी, अर्थात डाक दरें डाक वितरण हेतु तय की गई दूरी के आधार पर निर्धारित नहीं की गई थी। सेकंड दे रखा है, डाक टिकट की शुरुआत है वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। तो ये भी गलत है। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी है उसके द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है। ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा 1854 में भारतीय डाक अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम जो है ये 1850 में भारतीय डाक प्रणाली के मूल्यांकन के लिए नियुक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इसने 1837 है इसके 17 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था। इस अधिनियम ने देश में आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के औपनिवेशिक इतिहास के दौरान स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग और मैकडोनल आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकाल जांच और राहत नीतियों से। लॉर्ड लिटन है इन्होंने 1878 में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की, जिसे स्ट्रेची आयोग कहा जाता है। इसका उद्देश्य अकाल की जांच करना और राहत उपाय सुझाना था। इस आयोग ने राहत उपायों के वित्तपोषण के लिए अकाल बीमा निधि की स्थापना की सिफारिश की। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए की थी। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की पुष्टि करना था। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। सेकंड है, पट्टाभी सीतारमैया पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो ये भी गलत हो जाता है। जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं वो विनोबा भावे हैं और दूसरे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ना कि पट्टाभी सीतारमैया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC है इसके 1929 के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, सविनय विज्ञ आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन है उसमें सविनय विज्ञ आंदोलन को औपचारिक रूप से शुरू करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। सेकंड दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए अधिराज्य डोमिनियनेस के दर्जे के बजाय पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। तो ये करेक्ट है। थर्ड है, इस अधिवेशन के दौरान स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये भी गलत है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुई थी, ना कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे, सेफ परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवलोकन का उपयोग करना है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इसे 2020 में आसियान द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये गलत है। जापान के प्रस्ताव पर सेफ स्पेस एप्लीकेशन फॉर एनवायरनमेंट इसकी स्थापना 2008 में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी फोरम है
इसके अर्थ ऑब्जर्वेशन वर्किंग ग्रुप्स है, जिसे पूर्व में स्पेस एप्लीकेशन वर्किंग ग्रुप के रूप में जाना जाता था। इसकी अंतरिक्ष सहयोग पहलों में से एक के रूप में की गई थी, ना कि आसियान द्वारा। तो ये गलत हो जाता है। ऊपरी कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, रास बिहारी बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे वायसराय होर्डिंग पर हुए हमले से संबंधित दिल्ली षड्यंत्र मामले के प्रमुख योजनाकारों में से एक थे, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, वे भारत में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो थर्ड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड प्रकाशन है, दूसरी साइड संबंधित व्यक्तित्व हैं। फर्स्ट दे रखा है इंडियन अर्नेस्ट, तो इनका है वैलेंटाइन शिरोल, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है यंग इंडिया, इसका है महात्मा गांधी, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है फ्री हिंदुस्तान, इसका दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, तो ये वाला गलत है। जो फ्री हिंदुस्तान है ये किसका है? ये तारकनाथ दास है, उनका है। तारकनाथ दास एक भारतीय छात्र और भारतीय समुदाय के उन प्रारंभिक नेताओं में से थे जिन्होंने उत्तर अमेरिका में एक समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान की शुरुआत की थी। फोर्थ है केसरी का तारकनाथ दास, तो ये फोर्थ भी गलत है। बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी के उत्कृष्ट नेता थे। 1856 में जन्मे तिलक है, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। और 1881 में जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने गोपाल गणेश आगरकर हैं, इनके साथ मिलकर जो केसरी मराठी में और मराठा में अंग्रेजी में नामक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी, ना कि तारकनाथ दास ने। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 2 सही सुमेलित नहीं है, 3 और 4, 1 और 2 सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड ज्वालामुखी, दूसरी साइड पे देश है। फर्स्ट दे रखा है माउंट कल्लाउन, तो ये किसका है? ये दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, तो ये गलत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि फिलीपींस है। सेकंड दे रखा फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला, तो ये करेक्ट है, इसका देश ग्वाटेमाला ही है। थर्ड दे रखा है किलाउआ ज्वालामुखी फिलीपींस, तो ये गलत है, ये फिलीपींस में नहीं बल्कि अमेरिका है, उसका है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही सुमेलित है, सेकंड। फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, तिलक की लीग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत जैसे क्षेत्र हैं उनमें सक्रिय थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, इसने होम रूल की विचारधारा के प्रचार के लिए धार्मिक त्योहारों का एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उपयोग किया, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाता है। तिलक है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए गणेश पूजा और शिवाजी महोत्सव जैसे धार्मिक त्योहारों का उपयोग किया था। उन्होंने इन धार्मिक त्योहारों का उपयोग होम रूल की विचारधारा के प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक रूप में नहीं किया था। थर्ड दे रखा है, तो ये वाला गलत हो जाता है। थर्ड है, लीग ने स्वराज और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत की थी, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 1 और 3 करेक्ट है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष और खुदीराम बोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण से। अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण 1908 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष रूप से बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह प्रकरण उन क्रांतिकारियों के एक समूह से संबंधित था जिन पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के प्रयास में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। अरविंद घोष, जो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, अलीपुर षड्यंत्र मामले में आरोपी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा टीपू सुल्तान द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाकी ए, बी, सी ये तीनों ही टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किए गए थे। डी वाला नहीं किया गया था, इसमें नहीं पूछा है।
टिप्पू सुल्तान है उन्होंने तो जागीरदारी प्रणाली इसको समाप्त करने का प्रयास किया।